डोनाल्ड ट्रंप के दादा रेड लाइट एरिया में काम करते थे और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से इतना पैसा कमाया कि जो लड़का नाई की दुकान में काम करके गुजारा करता था अब वो मिलियनियर बन जाता है। ट्रंप के पिता पर केस होता है कि वो ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन 27 साल के ट्रंप ने उस वकील को हायर किया जो माफियाओं, गॉडफादरों और बॉसेस के केसेस को हैंडल करता था। डोनाल्ड ट्रंप एक टाइम में इतनी दौलत शोहरत पाते हैं कि एक एयरलाइन, एक प्राइवेट याच, एक फुटबॉल टीम, महलनुमा मार-ए-लागो मैंशन, एक प्राइवेट जेट और कई कसिनो और होटल्स खरीद डालते हैं। हर वीक एक नई मॉडल को डेट करते हैं, लेकिन फिर उनसे एक ऐसी गलती होती है कि सब खत्म। ट्रंप ने एक पोर्न स्टार को $1,30,000 दिए और उससे कहा कि वो ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस के बारे में बाहर कुछ न बोले। ट्रंप को ये कॉन्फिडेंस था कि वो आसानी से इस चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन तभी उनकी एक ऐसी ऑडियो वायरल होती है जिसमें वो महिलाओं के बारे में कहते हैं, ग्रैब देम बाय पुसी, जो ट्रंप कभी नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बोलता था। My true friend, Prime Minister Modi. जिस ट्रंप को मोदी ने अपना दोस्त, इंडिया का दोस्त बोला। I present to you my friend, a friend of India, Mr. Donald Trump. लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि वही ट्रंप इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो आज दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश का प्रेसिडेंट बन के बैठा है, असल में उसका इतिहास अमेरिका की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1885 से। एक नाई की दुकान में काम करने वाला 16 साल का लड़का जर्मनी से 10 दिन की यात्रा करने के बाद अमेरिका पहुंचता है। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस है जिसमें कुछ कपड़े हैं। उस वक्त जर्मनी में नियम ये था कि 17 साल की उम्र के बाद जर्मनी की आर्मी में कंपलसरी सर्विस देनी होगी, लेकिन इस लड़के ने ऐसा करने के बजाय अमेरिका भागना पसंद किया। जब वह 8 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई थी। विरासत के नाम पर सिर्फ कर्ज मिला। इस 16 साल के लड़के का नाम था फ्रेडरिक ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दादा। यहीं से शुरुआत होती है अमेरिका में ट्रंप फैमिली की। अमेरिका पहुंचने के बाद फ्रेडरिक ट्रंप नाई की दुकान चलाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे उनका काम नहीं चलता। इस बीच अमेरिका में कुछ जगहों पर सोने की खदानें मिलना शुरू हो चुकी थी। फ्रेडरिक ने उन खदानों के आसपास होटल और रेस्टोरेंट शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट आमतौर पर रेड लाइट एरियाज की तरह होते थे और वैशाली के तौर पर काम करते थे, जहां मुख्य धंधा प्रोस्टिट्यूशन का था। डोनाल्ड ट्रंप के दादा ने इस धंधे में खूब पैसा कमाया और फ्रेडरिक ट्रंप अमीर होने के बाद अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में रहने लगते हैं। यहीं पर उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया फ्रेड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पिताजी। फ्रेड ट्रंप ने बड़े होकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और 1920 में अपने पेरेंट्स का रियल एस्टेट का बिजनेस संभाल लिया। धीरे धीरे ट्रंप परिवार का बिजनेस बढ़ने लगता है। वो न्यूयॉर्क के क्वींस में सिंगल फैमिली हाउसेस बनाने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने वॉर सोल्जर्स के लिए अपार्टमेंट्स बनाए। साल 1946 में फ्रेड ट्रंप के यहाँ चौथी संतान का जन्म होता है, जो आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। नाम डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का परिवार कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था। फ्रेड ट्रंप पर आरोप लगते हैं कि उनका परिवार ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। उन पे इतने आरोप लगे कि मीडिया, न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि उस जमाने के फेमस म्यूजिशियंस इन पर एल्बम निकाल रहे थे। आखिरकार साल 1973 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट सिविल राइट डिवीजन ने ट्रंप के ऊपर केस चलाया। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 27 साल की थी और वो अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगे थे। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से इस केस को लड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रॉय कोहेन नाम के एक फेमस वकील को हायर किया। रॉय कोहेन कोई मामूली वकील नहीं थे, वो अमेरिका माफियाओं के, बॉसेस के केसेस को लड़ते थे। न्यूयॉर्क में 5 फैमिलीज के नाम से एक सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप हुआ करता था। रॉय कोहेन उनके गॉडफादर्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करते थे। यही वकील डोनाल्ड ट्रंप के सबसे शुरुआती गुरु भी थे। इनसे ही ट्रंप ने सारी राजनीतिक चालबाजियां सीखी। अब न्यूयॉर्क के हिसाब से ट्रंप फैमिली का कंस्ट्रक्शन बिजनेस कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन एम्पायर ही था। उस वक्त बड़ा बिल्डर उसे ही माना जाता था जो मैनहट्टन में बिल्डिंग बनाने का काम करता हो, जो न्यूयॉर्क का बिजनेस सेंटर माना जाता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मैनहट्टन के रियल एस्टेट सेक्टर में घुसने का तरीका ढूंढ लिया और ये तरीका था कमोडोर होटल। ये होटल न्यूयॉर्क के सबसे पुराने और सबसे फेमस होटल्स में से एक था, जो अब लॉस में चल रहा था और बंद होने की कगार पर था। डोनाल्ड ट्रंप के पिता उस वक्त के न्यूयॉर्क के मेयर के करीब थे। फिर इस खबर के मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस होटल को खरीदकर दोबारा तैयार करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये तभी करूंगा जब न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल इस होटल को अगले 40 साल तक टैक्स फ्री कर दें। अपने पिता फ्रेड ट्रंप और वकील रॉय कोहेन के कनेक्शन की मदद से डोनाल्ड ट्रंप को इस होटल के लिए टैक्स में छूट मिल जाती है और ये डोनाल्ड ट्रंप की पहली बड़ी बिजनेस डील थी और यहीं से वो मैनहट्टन के बड़े बिल्डर्स के क्लब में घुस जाते हैं। फिर साल 1977 आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने इवाना ट्रंप से शादी कर ली, जो चेकोस्लोवाकिया से अमेरिका आई एक मॉडल थी। इवाना भी ट्रंप के साथ कमोडोर होटल को दोबारा शुरू करने में लग गई। साल 1980 में ये होटल ग्रैंड हायट न्यूयॉर्क के नाम से दोबारा खुलता है और तुरंत चलने लगता है।
इस सफलता के साथ ही ट्रंप एक यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में फेमस होने लगे। इस सफलता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में मौजूद बंद पड़े बोनविट टेलर डिपार्टमेंट स्टोर को भी खरीद लिया। इस बिल्डिंग के दोनों तरफ पुरानी मूर्तियां लगी हुई थी। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इस बिल्डिंग पर विस्फोटक लगाकर इसे उड़ा देते हैं और नए सिरे से एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी करते हैं जो पूरी दुनिया में ट्रंप टावर्स के नाम से फेमस हुई। ट्रंप टावर्स के लॉन्च होते ही डोनाल्ड ट्रंप अब एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। ट्रंप और इवाना न्यूयॉर्क के एक नए पावर कपल्स में शामिल हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल छपने लगे कि वो जिस चीज को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। फिर साल 1984 में डोनाल्ड ट्रंप अटलांटिक सिटी में अपने प्राइवेट कसिनो खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रंप प्लाजा नाम से एक कसिनो खोला गया। फिर उसके अगले ही साल 1985 में दूसरा कसिनो यानी ट्रंप कैसले नाम से शुरू किया गया। ट्रंप कैसले का जिम्मा ट्रंप की पत्नी इवाना ने संभाला। इत्तेफाक से ट्रंप के दोनों कसिनो चलने लगते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारा कैश आने लगा और इस पॉइंट तक डोनाल्ड ट्रंप इतने अमीर हो चुके थे कि उन्होंने साल 1987 आते आते एक एयरलाइन, एक प्राइवेट याच, एक फुटबॉल टीम, एक महलनुमा मार-के-लागो मेंशन और एक प्राइवेट जेट खरीद डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें हर मैगजीन के कवर पर और हर न्यूज चैनल पर आने लगी। फिर ट्रंप ने अपने ट्रंप प्लाजा कैसीनो में ही बॉक्सिंग के सबसे बड़े मैचेस ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, जहां माइक टाइसनर जैसे लोग फाइट करने आते। टीवी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप ब्रांड नाम अब पूरे अमेरिका में पहुंचने लगा। इन्हीं दिनों ट्रंप का मार्ला मेपल्स नाम की एक मॉडल के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। उनकी पत्नी इवाना ट्रंप को इस अफेयर के बारे में ना पता चले, इसके लिए ट्रंप ने मार्च 1988 में न्यूयॉर्क में ही मौजूद एक फेमस प्लाजा होटल $408 मिलियन में खरीद लिया और इसे इवाना ट्रंप को चलाने के लिए दे दिया ताकि इवाना न्यूयॉर्क में बिजी रहे और ट्रंप मार्ला के साथ अटलांटिक सिटी में अपना अफेयर चला सके। फिर अप्रैल 1988 में ट्रंप ताजमहल नाम का एक तीसरा कसिनो खरीद लेते हैं। इसकी बिल्डिंग केवल आधी बनी हुई थी, लेकिन पूरी होने के बाद इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बिल्डिंग्स के रूप में होने वाली थी। ट्रंप ने कहा कि वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा। लेकिन ताजमहल कसिनो को पूरा बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्च आना था। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनका नाम सुनकर बैंक आसानी से लोन दे देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में ट्रंप को बॉन्ड मार्केट से काफी महंगे ब्याज पर पैसे लेने पड़े, लेकिन ताज कसिनो ट्रंप की जिंदगी में यू टर्न लाने वाला साबित हुआ। होता यह है कि जिन दिनों ट्रंप ताज कसिनो में लगाने के लिए करोड़ों का कर्ज ले रहे थे, उन्हीं दिनों अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। 13 अक्टूबर 1989 के दिन अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में मंदी शुरू हो गई, लेकिन ट्रंप ताजमहल कसिनो का काम नहीं रोकते। फाइनली 5 अक्टूबर 1990 के दिन ताजमहल कसिनो की एक ग्रांड ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग में ट्रंप ने माइकल जैक्सन को भी बुलाया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि कसिनो को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को अभी उनका पेमेंट तक नहीं मिला था। इन्वेस्टर ने ट्रंप के खिलाफ केस कर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप ने जो कर्ज लिया था उसे वो चुका नहीं पा रहे थे और कर्ज की एक किस्त मिस कर चुके थे। ट्रंप अब चारों तरफ से घिर चुके थे। अचानक उसी वक्त एक लॉयर उनके कसिनो में आता है और $3.5 मिलियन की चिप्स खरीद लेता है, लेकिन उसे खेलता नहीं है बल्कि साथ लेकर चला जाता है। चिप्स मतलब एक टोकन की तरह होते हैं जो लोग कसिनो में जाकर उन्हें पैसों से खरीदते हैं, उसके बाद उन चिप्स यानी टोकन से खेलते हैं। बाद में पता चलता है कि ये चिप्स खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ही थे। उन्होंने ट्रंप को डायरेक्ट लोन इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस पैसे से सबसे पहले कर्ज चुकाया जाता, जिसकी एक किस्त ऑलरेडी ट्रंप मिस कर चुके थे। लेकिन यूएस के कसिनो कंट्रोल कमीशन ने कहा कि इस तरह लोन देना इलीगल है और ट्रंप के कसिनो पर $65,000 का फाइन लगा दिया। अब एक तरफ ट्रंप इस मुसीबत में फंसे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ 1990 की न्यू ईयर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर रोज ट्रंप और इवाना के झगड़े की खबरें छापी जाती। ये मामला इतना मसालेदार था कि न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। The Trumps are good copy, and the gossip columnists are in for a field day. In 1991, when Donald Trump's personal life was headline news, टेलीविजन की टीआरपी बढ़ जाती है। एक न्यूज़पेपर ने तो लगातार 28 दिनों तक अपने फ्रंट पेज पर डोनाल्ड और इवाना की झगड़े की खबरें ही छापी। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड को कर्ज देने वाले लोग अपना पैसा वापस मांग रहे थे। फिर ट्रंप अपने कर्जे से मीडिया को दूर रखने के लिए खुद पत्रकारों को फोन करके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप्स देना शुरू कर देते हैं। अब ट्रंप की गर्लफ्रेंड मार्ला मेपल्स भी न्यूज़पेपर्स में छपने लगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक फ्रंट पेज पर तो ये हेडलाइन छपी कि मार्ला मेपल्स का कहना है कि ट्रंप के साथ सेक्स अभी तक उनकी जिंदगी का बेहतरीन है। फिर मार्ला मेपल्स और ट्रंप की खबरों से तंग आकर इवाना ट्रंप ने तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। अमेरिकी पत्रकार हैरी हर्ट की किताब लॉस्ट टाइकून के मुताबिक इवाना डोनाल्ड ट्रंप पर के आरोप भी लगाती है और ये भी कहती है कि डोनाल्ड का उनके प्रति बर्ताव बहुत क्रूल और इनह्यूमन था। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप और इवाना ट्रंप के बीच तलाक हो गया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेसेस कोलैप्स होते रहे। बैंक उनसे $1 बिलियन से भी ज्यादा का कर्ज वापस मांगते थे। आखिरकार साल 1991 में
ट्रंप ने अपना ताजमहल कसिनो को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। इसके बाद कर्जदारों ने कसिनो का 50% हिस्सा ले लिया। फिर अक्टूबर 1993 में मार्ला मेपल्स डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे की मां बन गई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को मार्ला मेपल्स से शादी करनी पड़ी। कर्जे में डूबे होने के बावजूद ट्रंप ने अपनी शादी पर कई लाख डॉलर खर्च कर दिए। Marla wore a stunning 7.5 carat engagement ring. जिसके लिए कई साल बाद तक सिटी बैंक उनसे पैसे मांगता रहा। आखिरकार बैंकों से परेशान आकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एयरलाइन और याच बेच दी। ट्रंप प्लाजा होटल को भी एक सऊदी प्रिंस ने खरीद लिया। ट्रंप ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने का प्लान बनाया, जिससे शेयर मार्केट से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी की वजह से लोग ट्रंप को अभी भी एक अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही समझते थे। इस तरह शेयर बेचकर ट्रंप ने 1.2 बिलियन डॉलर इकट्ठे कर लिए और अपना कर्ज चुका दिया। वहीं दूसरी तरफ मैरिज लाइफ की गाड़ी पलट गई। मार्ला मेपल्स के साथ शादी में कुछ दिक्कतें आने लगी। शादी के 3.5 साल बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने मार्ला मेपल्स से भी तलाक ले लिया। बिजनेस में हुए लॉसेस और मैरिज लाइफ के कारण डोनाल्ड ट्रंप पर जोक्स बनने लगे। दोबारा से खुद की अच्छी इमेज बनाने के लिए ट्रंप ने WWE या रेसलमेनिया होस्ट करना शुरू कर दिया और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है रेसलर जेसी वेंचुरा से। जेसी वेंचुरा ने साल 1998 में मिनेसोटा स्टेट के गवर्नर पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। इस वक्त जेसी को एक नॉन सीरियस कैंडिडेट की तरह समझा जा रहा था। इसके अलावा वो डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों की बजाय एक छोटी सी पार्टी यानी कि रिफॉर्म पार्टी के कैंडिडेट थे। उनका हारना लगभग तय था, लेकिन रिजल्ट आया तो सबको चौंका दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को भी हराकर मिनेसोटा के गवर्नर बन जाते हैं और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप को राजनीति में आने की प्रेरणा मिलती है। साल 1999 में ट्रंप जेसी के पास जाते भी हैं उनसे पूछने के लिए कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, जिसके बाद ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। शुरुआत में ट्रंप रिफॉर्म पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन लोगों को लगा कि ये ट्रंप की एक पब्लिसिटी पाने का तरीका है। इसके बाद ट्रंप दोबारा जेसी वेंचुरा के पास जाते हैं और यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि रैली करो, उसमें कुछ भी ऊट पटांग बोलो जिससे मीडिया कवरेज मिलती रहे। ये बात ट्रंप को अच्छे से समझ आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो तभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि वो जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो 10-20% वोट्स लेकर वापस ट्रंप टावर की ऑफिस में नहीं बैठना चाहते। दरअसल ट्रंप जानते थे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी से होकर ही जीता जा सकता है, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। फिर साल 2003 में डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी एक बार फिर पलटी मारती है, और वो एक रियलिटी शो की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप द अप्रेंटिस नाम से एक टीवी शो प्रोड्यूस करते हैं जो NBC चैनल पर आता है। ये एक रियलिटी शो था जो लोगों के बिजनेस स्किल्स को जज करता था और जीतने वाले को $2.5 लाख की स्टार्टिंग सैलरी वाली नौकरी देने का वादा करता था। इसके जज डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर शो साबित हुआ। द अप्रेंटिस ने डोनाल्ड ट्रंप की इमेज को बदल दिया। ये एक ऐसा शो था जिसे लगभग हर कोई देखता था। इस शो ने डोनाल्ड ट्रंप को एक सेकंड चांस दिया और ट्रंप के बारे में दोबारा से बिजनेस सक्सेस और वेल्थ से रिलेटेड बातें होने लगी। फिर जनवरी 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया नाउस से शादी कर ली। मेलानिया नाउस एक सुपर मॉडल थी। मेलानिया साल 1998 में डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी। शुरू में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग उनको मॉडल ऑफ द वीक बोलते थे, क्योंकि ट्रंप हर हफ्ते किसी नई मॉडल को डेट करते थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया की जोड़ी थोड़ी अच्छी जम जाती है और दोनों रिलेशनशिप में आ गए और साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। ट्रंप की शादी में नेतन्याहू, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन जैसे ग्लोबल लीडर भी शामिल हुए। शादी के बाद ट्रंप एक तरफ अपने रियलिटी शो चलाते और दूसरी तरफ अपने बच्चों को बिजनेस के लिए तैयार करने लगे। इसी बीच दुनिया में और डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में ट्विटर आ जाता है। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके फैंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका दिया। उनके फैंस कहते थे कि वो उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ फिर से डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल एम्बिशंस जागने लगे। साल 2008 में अमेरिका को बराक ओबामा के रूप में एक ब्लैक राष्ट्रपति मिलने जा रहे थे, लेकिन इंटरनेट ब्लॉग्स पर एक अफवाह उड़ने लगी कि बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट होने की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वो यूएस में पैदा नहीं हुए और अमेरिका का एक कानून है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही हो सकता है जिसकी पैदाइश अमेरिका के अंदर ही हुई हो। फिर साल 2011 में बराक ओबामा दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने जा रहे थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के एक इवेंट में बोलने के लिए बुलाया जाता है। इस इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि हमारे अभी के प्रेसिडेंट कहां से आए हैं। उनके साथ पढ़ने वाले लोगों को भी याद नहीं कि उनके साथ बराक ओबामा नाम का कोई था भी। इस तरह ट्रंप ने ओबामा के जन्म को लेकर सवाल उठा दिए, जबकि ये चीज अभी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भर ही थी। लेकिन ये पहली बार था जब इतने बड़े मन से किसी सेलिब्रिटी ने इस मुद्दे को उठाया हो। इससे रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप का फैन हो गया। रिपब्लिकन्स की शुरुआती पोल्स में ट्रंप सबसे
से आगे निकल गए। ट्रंप हर जगह ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते। From this The reason I have a little doubt, just a little, is because he grew up and nobody knew him. to this I want him to show his birth certificate. to this. I'm saying it's a real possibility. आखिर में बराक ओबामा को परेशान होकर खुद अपना बर्थ सर्टिफिकेट रिलीज करना पड़ा, लेकिन ट्रंप खुद को ही एक विनर के रूप में पेश करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने मजबूर कर दिया बराक ओबामा को अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। Today, I'm very proud of myself. Our president has finally released a birth certificate. फिर 30 अप्रैल 2011 के दिन बराक ओबामा व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंस डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन पोस्ट के गेस्ट के तौर पर जाते हैं। वहां पर बराक ओबामा ट्रंप का भरे मन से बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, वो पूरी तरह उन्हें रोस्ट करते हैं। भरी सभा में बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट मैटर को खत्म करके डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बात कर पाएंगे, जैसे कि क्या मून लैंडिंग फेक थी। No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? इसके बाद कॉमेडियन सेथ मेयर्स भी कई मिनट तक ट्रंप का मजाक उड़ाते हैं। ट्रंप कुछ नहीं बोले और जल्दी ही वहां से चले गए थे। कई लोगों का मानना है कि यही वो दिन था जब ट्रंप ने यह ठान लिया था कि अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बनेंगे। साल 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर बराक ओबामा की जीत हुई, लेकिन ट्रंप ने साल 2012 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होने के बाद से ही अगले चुनाव, जो कि 2016 में होने वाले थे, उनकी तैयारियां शुरू कर दी। कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर्स यूएस ट्रेडमार्क ऑफिस में जाते हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन के लिए एक पेटेंट फाइल करते हैं। साल 2013 में ट्रंप ने आने वाले 2016 के चुनाव में ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर सिर्फ रिसर्च के लिए $1 मिलियन खर्च कर दिए। साल 2015 में ट्रंप अपनी कैंपेन के लिए फेमस कैंपेन मैनेजर कोरे लेवांडोस्की को हायर करते हैं, जिनका काम था ट्रंप की हाइप क्रिएट करना। अब बारी थी उन मुद्दों की जिन्हें ट्रंप इलेक्शन में उठाएंगे। इसके लिए ट्रंप की टीम ट्विटर का इस्तेमाल करती है। ये लोग हर मुद्दे पर ट्वीट करके देखते इन ट्वीट्स पर कितने रीट्वीट्स आ रहे हैं। इससे तय होता कि किस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव लड़ सकते हैं। जिस ट्वीट पर ज्यादा एंगेजमेंट, उसको इतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा माना जाता। ट्रंप ने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया कि हम यूएस बॉर्डर पर बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार बनाएंगे और उसका खर्चा मेक्सिको से उठवाएंगे। ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको से आने वाले लोग रेसिस्ट होते हैं। अमेरिका बाकी सबकी समस्याओं के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। इसके बाद ट्रंप ने देखा कि रिपब्लिकन्स के सभी धड़ों के अंदर एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स है, और इसी को भुनाते हुए ट्रंप कहते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स पर टोटल बैन लगा देंगे। ट्रंप हेडलाइंस पाने के लिए कुछ भी कंट्रोवर्शियल बोलते, एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे लाते। ट्रंप जितनी गड़बड़ करते, उनको उतना सपोर्ट मिलता। ट्रंप ने मुस्लिमों का डर दिखाते हुए कहा कि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी को खतरा है। जब रिपब्लिकन्स पार्टी के अंदर चुनाव होने शुरू हुए तो इन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पार्टी के सभी नेताओं को पीछे कर दिया। रिपब्लिकन्स पार्टी के भीतर हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। इस पूरी प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मीडिया कवरेज मिली कि बाकी सब कैंडिडेट फीके पड़ने लगे, और ट्रंप को अपनी जीत पर पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक डर भी था, और वो डर था अपने पास्ट में किए हुए कारनामों का। जिन महिलाओं से उनके संबंध रहे, कहीं वो आगे आकर उनके खिलाफ बोलना शुरू ना कर दें, या उनके खिलाफ जो हैरेसमेंट के मामले थे, ये मामले उनके खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। फिर इन मामलों को हमेशा के लिए दफनाने के लिए ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहेन से कांटेक्ट किया। फिर इंटरेस्टिंगली वॉशिंगटन पोस्ट ने ट्रंप से रिलेटेड 2005 की एक टेप पब्लिश कर दी, जिसमें वो महिलाओं के बारे में अश्लील बातें करते हुए और उनके साथ जबरदस्ती किस और सेक्स करने की बातें करते हुए साफ सुने जा सकते हैं। इस टेप में महिलाओं के बारे में कहते हुए ट्रंप कहते हैं, ग्रैब देम बाय पुसी, और उसके बाद आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप को लगा कि अगर अब बाकी महिलाओं के साथ जो उनके संबंध रहे वो सामने आ गए तो उनकी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप के कहने पर माइकल कोहेन ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को $1,30,000 दिए ताकि वो ट्रंप के साथ अपने रिलेशंस के बारे में किसी को कुछ ना कहे। She signed a non-disclosure agreement with Trump's lawyer, Michael Cohen, to take a payment of $130,000 in exchange for never talking about the night she claims she and Trump spent together in Lake Tahoe. दरअसल स्टॉर्मी डैनियल्स के अनुसार वो ट्रंप से साल 2006 में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान मिली थी, जहां ट्रंप ने उन्हें अपने स्वीट में डिनर का इनविटेशन दिया। जब वो उनके स्वीट पर गई तो दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन ट्रंप ने इन दावों को खारिज कर दिया। सेम ऐसे ही जैसे एप्स्टीन फाइल्स में अभी ट्रंप का नाम आने पर ट्रंप कहते हैं कि एप्स्टीन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। खैर, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। ऐसे ही डेविड पेकर को बुलाया। फॉर्मर प्लेबॉय मॉडल कारेन मैकडूगल को ट्रंप के साथ उनके संबंध पर चुप रहने के लिए $1.5 लाख हस मनी देते हैं। कारेन मैकडूगल के अनुसार उनका 2006 से 7 के बीच 10 महीनों के लिए ट्रंप के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था। इसके अलावा ट्रंप टावर्स के एक फॉर्मर डोरमैन को भी $30,000 की हशमनी दी जाती है, जिनका यह दावा था कि वो ट्रंप की ही एक नाजायज संतान है। इस तरह उन सभी लोगों को पैसे देकर चुप करा दिया गया जो उनके खिलाफ बोल सकते थे।
अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इस चीज का खुलासा कैसे हुआ कि उन लोगों को हश मनी दी गई। हश मनी उसको कहा जाता है जब किसी का मुंह बंद करने के लिए उसको रिश्वत या पैसे दिए जाते हैं, और अमेरिका में हश मनी देना इलीगल नहीं है। ये हश मनी लोगों को दे रहे थे माइकल कोहेन, और उनको पैसा लेना था ट्रंप से। लेकिन ट्रंप ने जब माइकल कोहेन को रिम्बर्समेंट पैसे दिए तो उन पैसों को अपने अकाउंट में लीगल एक्सपेंसेस के तौर पर दिखा दिया, मतलब पर्सनल कारनामों को छुपाने के लिए सरकारी खातों से पैसे दे रहे थे। इस मामले में ट्रंप न केवल पकड़े गए बल्कि इस अपराध के लिए वो दोषी भी पाए गए। खैर, 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नजदीक आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट ट्रंप थे, वहीं डेमोक्रेट्स की तरफ से हिलेरी क्लिंटन को उतारा गया था। हिलेरी क्लिंटन एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थी जिनके पति बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन उनके सामने कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक आक्रामक कैंडिडेट था। ट्रंप अपने भाषणों में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीब अमीर जैसे मुद्दों पर बात करने लगे। एक आम अमेरिकी नागरिक का जो अमेरिका के एलिट्स के खिलाफ गुस्सा था और अपने भविष्य को लेकर जो डर था, ट्रंप ने उसे अपने चुनाव में पकड़ लिया। और ट्रंप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने ही पार्टी के कुछ पुराने नेताओं पर भी हमला करते हैं, जैसे जॉर्ज बुश, मिट रोमनी और जॉन मैकेन। इसमें ट्रंप की ऐसी इमेज बनी कि वो सिस्टम के आउटसाइडर हैं, जैसे वो अंदर आकर रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ट्रंप एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप तैयार कर लेते हैं जो एक साइलेंट मेजॉरिटी होती है, जिसमें ज्यादातर गोरी चमड़ी वाले लोग थे, क्रिश्चियंस, व्हाइट्स, एंटी मुस्लिम क्राउड, जिन्हें व्हाइट नेशनलिस्ट कहा जाता है। ट्रंप ने अमेरिका के अंदर जो रेस और जेंडर को लेकर आपस में मतभेद हैं, उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कुछ लोग एक फीमेल प्रेसिडेंट के आइडिया से नाखुश थे, कुछ लोग रेसिस्ट थे जो बराक ओबामा के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने से नाराज थे। ये सभी लोग ट्रंप के साथ आ जाते हैं। ट्रंप की इमेज में सबसे बड़ा रोल उनके रियलिटी शो ने भी निभाया। अपने रियलिटी शो द अप्रेंटिस में डोनाल्ड ट्रंप लगभग 10 साल तक एक बॉस के रूप में नजर आ रहे थे। वो लोगों को मैनेज करते थे, वो लोगों को हायर करते थे, लोगों को फायर करते थे, वो डिसीजंस लेते थे। इससे ट्रंप को लेकर लोगों के मन में ये इमेज बनी कि ट्रंप को सब कुछ पता होता है, वो एक डिसीजन मेकर हैं। फिर 8 नवंबर 2016 के दिन अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हुई। सभी ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि हिलेरी क्लिंटन ये चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन अगले दिन तक नतीजे बदलने लगते हैं। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी में, किसी भी पोजीशन पर नहीं थे, लेकिन अब सीधे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे। 20 जनवरी 2017 के दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। एक राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल बहुत आक्रामक रहा। शपथ लेने के अगले ही दिन अमेरिका में वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और शिकागो तक लाखों महिलाएं ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतर गई। इसे वुमेन्स मार्च कहा गया, क्योंकि ट्रंप ने अपने कैंपेन में महिलाओं के खिलाफ बहुत मिसोजिनिस्ट बातें कही थी, जैसे महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स का विरोध किया था। इन महिलाओं को यह डर था कि कई दशकों तक संघर्ष करके उन्हें अमेरिका में जो सिविल और ह्यूमन राइट्स मिले हैं, कहीं ट्रंप उन सब अधिकारों को खत्म न कर दे। लेकिन ट्रंप और अग्रेसिव होकर सिचुएशन को हैंडल करने लगते हैं। ये शपथ लेने के दूसरे दिन का ही नजारा था। प्रेसिडेंट बनने के 4 दिन बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,767 पास कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार बनाई जाएगी जिसका नाम होगा ट्रंप वॉल। फिर 27 जनवरी के दिन ट्रंप एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं, जिसमें 7 मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के लोगों पर बैन लगा दिया। इसी बीच ट्रंप की जीत पर सवाल उठने लगे, आरोप लगने लगे कि अमेरिका के चुनाव में रसिया ने इंटरफेयर किया। इस कारण अमेरिकी जांच एजेंसी FBI जांच करने लगी। इससे गुस्सा होकर डोनाल्ड ट्रंप FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमे को उनके पद से हटा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए कि वो क्लाइमेट चेंज में भी विश्वास नहीं रखते, और इस तरह अमेरिका को साल 2015 के पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी बाहर कर लिया। फिर साल 2018 में ट्रंप ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को हटा लेते हैं। फिर जून 2018 में ट्रंप नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करते हैं, जो नॉर्थ कोरिया और यूएस नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। फिर ट्रंप 2019 में दोबारा किम जोंग उन से मिलते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में रेशियल टेंशन भी बढ़ जाती है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में बीजेपी के जीतने के बाद कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए लोग आए दिन गैर कानूनी हरकतें करते दिखते हैं, अराजकता फैलाते हैं, वैसे ही अमेरिका में भी गोरे कट्टर लोग इधर उधर हरकतें करने लगते हैं। जब कोविड-19 आया तो ट्रंप ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कोविड को मीडिया की कॉन्स्पिरेसी बताया। ट्रंप ने मास्क तक पहनने से मना कर दिया और कहा कि ये व्यक्तिगत चॉइस है, ना कि एक पब्लिक नेसेसिटी। ट्रंप सोशल डिस्टेंसिंग को भी दरकिनार करके बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे। फिर उन्हें खुद चुनाव के बीच में कोविड हो गया। कोविड के दौरान ही अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की एक पुलिस वाले द्वारा हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद बहुत बड़े स्तर पर ब्लैक लाइव्स मैटर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस पर भी ट्रंप ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप द्वारा कोविड-19 में जिस तरह की लापरवाही बरती गई और ब्लैक लाइव मैटर्स प्रोटेस्ट को इग्नोरेंट तरीके से हैंडल किया गया, इन सब से ट्रंप की इमेज पर भारी प्रभाव पड़ा। परिणाम ये निकला कि साल 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन से हार जाते हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था। फिर 6 जनवरी 2021 के दिन ट्रंप सेव अमेरिका नाम से एक रैली करते हैं, जहां ट्रंप भाषण देते हुए कहते हैं कि डेमोक्रेट्स ने ये चुनाव फर्जीवाड़े से जीता है। कांग्रेस को जो बाइडेन की ये जीत ऑफिशियल नहीं करनी चाहिए। Our election victory stolen by a bold and radical left Democrat. We have come to demand that Congress do the right thing.
ट्रंप आगे कहते हैं कि हम सबको कैपिटल जाना चाहिए, मैं भी आप सबके साथ कैपिटल बिल्डिंग चलूंगा। I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building. एक्चुअली कैपिटल बिल्डिंग अमेरिका में हमारे संसद की तरह है, जैसे हमारे इंडिया में संसद होती है। फिर गुस्से में आई हजारों लोगों की भीड़ जबरदस्ती वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में घुस जाती है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस बैठती है। इस भीड़ में सैकड़ों लोगों के पास हथियार थे। ट्रंप की इस हरकत को एक अटेम्प्टेड कूप की तरह देखा गया, यानी कि एक सोचा समझा तख्ता पलट। Some lawmakers describe the siege as an attempted coup. कुछ घंटों बाद इस भीड़ को वहां से हटा दिया जाता है। इसके अगले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत की घोषणा कर दी जाती है। फिर 13 जनवरी 2021 के दिन कांग्रेस इकट्ठा होती है और ट्रंप को प्रेसिडेंट पद से हटा देती है। दरअसल कांग्रेस कैपिटल बिल्डिंग में बैठने वाले पक्ष विपक्ष के नेता होते हैं, जो किसी कानून या फिर फैसले पर मशवरा देते हैं। फिर जनवरी 2022 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चुनाव पलटने और यूएस कैपिटल पर हमला कराने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा शुरू कर देता है। लेकिन ट्रंप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रंप को लिमिटेड इम्यूनिटी मिलेगी। इम्यूनिटी से मतलब अमेरिका में एक ऐसा रूल है जहां पर प्रेसिडेंट को कानूनों में कुछ राहत दी जाती है। साल 2021 में ट्रंप राष्ट्रपति पद छोड़ देते हैं और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। फिर जब 2024 में अगले इलेक्शन नजदीक आते हैं तो जो बाइडेन 27 जून 2024 को डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक डिबेट करते हैं। इस 90 मिनट की डिबेट में जो बाइडेन कई बार कुछ भी बोलते हुए नजर आए। वो ना तो कुछ बोल पा रहे थे, न ट्रंप की बातों का जवाब ठीक से दे पा रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, उनकी तैयारी अच्छे से नहीं है। उनकी ये स्पीच ट्रंप के सामने बड़ी फीकी नजर आई। इस डिबेट के बाद जो बाइडेन के बड़े समर्थकों ने भी कहा कि ये एक डिजास्टर था। इस डिबेट में जो बाइडेन की बहुत खराब इमेज बनी, वहीं ट्रंप की इमेज एक फाइटर की तरह उभरी। डेमोक्रेटिक पार्टी में खलबली मच जाती है और जो बाइडेन रेस से बाहर हो जाते हैं। फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रेसिडेंट कमला हैरिस को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया। फिर आता है एक ऐसा दिन जहां ट्रंप की इमेज बदलने वाली थी। 13 जुलाई 2024 के दिन डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी उनके ऊपर 8 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। उनमें से एक गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर चली गई। डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कान और चेहरे पर खून था, उनका एक हाथ हवा में था और वो कह रहे थे फाइट फाइट। इस घटना की फोटो और वीडियोज ने ट्रंप को रातों रात एक हीरो बना दिया। ट्रंप अपने समर्थकों को ये यकीन दिलाने में सफल रहे कि उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता साफ हो जाता है। फिर 6 नवंबर 2024 के दिन कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ट्रंप का उदय व्हाइट सुपरमेसी का उदय माना गया, जैसे बाकी और देशों में भी राइट विंग व्यू रखने वाले नेताओं का हो रहा है। अब ट्रंप अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक लीडर की तरह नहीं बल्कि दादागिरी जैसे बर्ताव करने लगे। जैसे आधी रात को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनकी पत्नी को ब्लाइंड फोल्ड करके उठा ले जाते हैं। ये घटना कई इंटरनेशनल कानूनों की धज्जियां उड़ा देती है। लेकिन ट्रंप को रोकने वाला कौन? ट्रंप ने मारे लाशों से ऐलान किया, हमने मडूरो को कैप्चर कर लिया है, अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा जब तक नया ट्रांजिशन नहीं हो जाता। मडूरो ने कोर्ट से चिल्लाकर कहा कि ये किडनैपिंग है, मैं अब भी वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूँ। इधर ईरान में जब इंटरनल प्रोटेस्ट होते हैं तो ट्रंप प्रदर्शनकारियों से कहते हैं कि विरोध करते रहो, अपने इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करो और चेतावनी देते हैं कि हत्यारों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से यहाँ तक कहा कि हेल्प इज ऑन द वे और बहुत बड़ी कार्रवाई की धमकी देते हैं। जबकि ये ईरान का एक इंटरनल मामला था, ईरान की जनता का गुस्सा उनकी सरकार से था, लेकिन हमेशा की तरह ट्रंप बीच में कूद जाते हैं, क्योंकि ट्रंप को रोकने वाला कौन? कभी वो ग्रीनलैंड के लिए लड़ जाते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट लेकिन डेनमार्क के अधीन वाला एरिया है, जहां दुर्लभ खनिज संसाधन, तेल गैस के भंडार हैं। इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी है, जहां से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान होता है। ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड को रूस और चीन से खतरा है और डेनमार्क उसको सुरक्षित नहीं रख सकता। ये हमारी सिक्योरिटी का भी सवाल है, इसलिए हमें वो चाहिए। हालांकि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में थुले एयरबेस चला रहा है और 2019 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इस प्रस्ताव को बेतुका कहा, तो उन्होंने यूरोप के देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। यहाँ तक कि मिलिट्री फोर्स का ऑप्शन भी ओपन रखा और एक आध बार तो रसिया को भी न्यूक्लियर पावर की धमकी दे चुके हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन दोबारा। लेकिन ट्रंप को रोकने वाला कौन? हाल ही में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई और इन फाइल्स में ट्रंप का नाम हजारों बार मेंशन है। NYT के हिसाब से 5000 डॉक्यूमेंट्स में 5300 बार ट्रंप का नाम आता है। ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 1980 के दशक से थी। 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक शानदार आदमी कहा था और कहा था कि वो जवान लड़कियों को बहुत पसंद करता है। फ्लाइट लॉग से यहाँ तक पता चलता है कि ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस पर कई बार ट्रेवल किया, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। अब बात ट्रंप की उस जिद की जो नोबेल पीस प्राइज से जुड़ी है। दरअसल ट्रंप लंबे समय से नोबेल पीस प्राइज की चाहत रखते हैं। उनके फॉर्मर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने बताया कि ट्रंप सोचते हैं ओबामा को बिना कुछ किए ही ये मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं। ट्रंप कहते हैं कि अब लोग कह रहे हैं अगर वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकते हैं तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेगा, बाकी 8 युद्धों का क्या।
मतलब ट्रम्प का ये दावा है कि उन्होंने एक आध बार नहीं बल्कि 8 बार युद्ध को रुकवाया। What about the other 8 wars? India, Pakistan. Think of all the wars I ended. I should get the Nobel Prize for every war, but I don't want to be greedy. और कहते हैं कि भारत पाकिस्तान जैसे उन सभी 8 युद्धों के बारे में सोचिए जो मैंने रुकवाए, और कहते हैं कि मुझे हर एक वॉर को रुकवाने के लिए एक अलग पुरस्कार चाहिए। 2019 में ट्रंप ने कहा कि अगर फेयर तरीके से दिया जाता तो मुझे कई चीजों के लिए मिलता, लेकिन ओबामा को तो उनके पद संभालते ही दे दिया और उन्हें पता तक नहीं कि उन्हें क्यों दिया गया। मतलब ओबामा से जेलिसी की इनकी ये बात साफ दिखती है। वो ओबामा से खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद को कई बार नॉमिनेट करवाया, लेकिन उन्हें आज तक नहीं मिला क्योंकि कमेटी ऐसे फैसले राजनीतिक दबाव में आकर नहीं लेती। अब सबसे जरूरी बात भारत के साथ ट्रंप के बर्ताव की। 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट में मोदी ने नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप ने वादा किया कि वो और अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त होगा। फिर मोदी ने नमस्ते ट्रंप जैसे मेगा इवेंट करवाए, मोदी को ट्रू फ्रेंड कहा, भारत को स्पेशल बॉन्ड वाला देश बताया, लेकिन वो इलेक्शन हार जाते हैं और जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन अगली टर्म में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तब देखने को मिलता है उनका असली रूप। 5 फरवरी 2025 को यूएस मिलिट्री का एक विमान 100 से ज्यादा अवैध भारतीय नागरिकों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर और कमर में चैन बांधकर 40 घंटे की लंबी उड़ान के बाद पंजाब के अमृतसर में छोड़ जाता है। 40 घंटे लंबी उड़ान में उन्हें ऐसा ही रखा गया। ये घटना बहुत ज्यादा क्रूर थी। ट्रंप ने पिछले ही साल इंपोर्ट पर खतरनाक कदम उठाते हुए इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया। इसके बाद उसको 50% तक बढ़ा दिया, खासकर तेल को लेकर, और बहाना ये दिया क्योंकि हम रसिया से तेल खरीदते हैं। इस टैरिफ से इंडिया के कई सेक्टर्स जैसे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चमड़े और एमएसएमई सेक्टर को सबसे बड़ा झटका लगता है। इसके बाद भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। फिर भारत की स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। इंडिया को बहुत भारी नुकसान हुआ। और जब बात भारी नुकसान की हो रही है तो बात कर लेते हैं इसी साल होने वाली ट्रेड डील की। अमेरिका के साथ मोदी जी ट्रेड डील करके आए हैं, जिसका पता भी हमें मोदी जी या फिर अपने ही देश की सरकार से नहीं बल्कि ट्रंप भाई साहब के ट्वीट से ही चलता है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया था उसे हटा दिया गया है। अब ये ओनली 18% रहेगा, जो कि 2024 तक 2 से 4% ही था। और इसके बदले में अब इंडिया अमेरिका से ऑयल खरीदेगा और अगले 5 सालों में $500 बिलियन यानी 5000 अरब का सामान अमेरिका से खरीदेगा। मतलब इसका फायदा क्या? जो तेल हम ईरान और रसिया से सस्ते दामों पर ले रहे थे, अब वही तेल हम अमेरिका से लेंगे महंगे दामों पर। भला ये कैसी डील? और आए दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करते हैं। कभी कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर तो मैंने रुकवाई थी, कभी कहते हैं कि मोदी जी तो मुझसे मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? तो ये है दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आपकी इनके बारे में क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।